बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और सिंपली एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में आ जाता है, जिसमें आपको कोई ना कोई इक्वेशन दी जाती है, लाइक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर कोई फार्मूला दिया जाता है जिसे आपने डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करना होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको फार्मूला दिया जाता है डराइव करने के लिए यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, जैसे टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला दिया रहता है, स्टोक्स लॉ का फार्मूला दिया रहता है। ठीक है, डी ब्रॉय वेव इक्वेशन जो है वो उसका भी फार्मूला आपको दिया रहता है, सही है, जिसे आपने डराइव करना होता है। तो इस तरह बहुत सारे फार्मूले और इक्वेशन आपको दी जा सकती हैं जिसे आपने डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डराइव करना होता है। तो आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से तवज्जो से सुनिएगा। और एक और सिंपल वे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि भाई क्या एडवांटेजेस होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। तो प्यारे बच्चों, 4 एडवांटेजेस हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं उनको। नंबर 1 एडवांटेज ये होता है जी डायमेंशनल एनालिसिस का कि इससे हम एक इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। कैसे करते हैं? हम ऐसा करते हैं कि उस इक्वेशन की राइट साइड की डायमेंशंस निकालते हैं, लेफ्ट साइड की डायमेंशंस निकालते हैं। अगर वो इक्वल ना हुई तो इक्वेशन रॉन्ग। ठीक है, और अगर राइट साइड की डायमेंशंस और लेफ्ट साइड की डायमेंशंस इक्वल आ गई, ठीक है, तो फिर पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी इक्वेशन जो है वो ठीक है, लेकिन वो भी 100% श्योरिटी नहीं होती। ठीक है, आगे चल के लिमिटेशन में ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर राइट साइड की डायमेंशंस लेफ्ट साइड की डायमेंशन इक्वल आ भी जाते हैं तो फिर 100% श्योरिटी नहीं होती कि इक्वेशन ठीक है, सही है। लेकिन अगर राइट की डायमेंशन लेफ्ट की डायमेंशन के इक्वल ना आई तो फिर आपको 100% श्योरिटी से ये बात पता चल जाएगी कि आपकी इक्वेशन गलत है। ठीक है, ओके जी। नंबर 2 पॉइंट, आप फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान एक मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। यानी सिंपल वे में बताऊं तो वही फिजिक्स में आने वाले फार्मूलों को आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे इधर। ठीक है, और उसके बाद नंबर 3, आप चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सी क्वांटिटीज ऐड की जा सकती हैं और कौन सी क्वांटिटीज को ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, जिन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम होती हैं उनको आप ऐड कर सकते हो, जिनकी डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं ऐड नहीं कर सकते। समझ गए? फॉर एग्जांपल आप एप्पल में एप्पल ऐड कर सकते हैं, 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल 2 एप्पल, 1 ऑरेंज प्लस 1 ऑरेंज 2 ऑरेंज, लेकिन 1 एप्पल प्लस 1 ऑरेंज इनको आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं उनको आप ऐड नहीं कर सकते। तो आप डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ये पता चलाते हो कि भाई आप किन क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हो और किन को आप ऐड नहीं कर सकते। राइट, ओके जी। तो उसके बाद फिर लास्ट है जी, हम इसकी हेल्प से जो यूनिट है उसको ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशंस का पता है, वो क्या होती है जी, L(T⁻⁻1). तो मैं इसकी हेल्प से आसानी से जो यूनिट है वो डिराइव कर सकता हूँ। अब ये लेंथ है, इसकी जगह पे मीटर आ जाएगा, ये टाइम है, इसकी जगह पे सेकंड आ जाएगा, मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसकी हेल्प से जो यूनिट है उसको भी मालूम कर सकते हैं। राइट, अच्छा जी, अब हमने 2 पॉइंट्स को यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करना है। ठीक है, नंबर 1 जो मैंने यहाँ पर बताया था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, सही है, इसको हम बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। इसमें हम करते क्या है, इक्वेशन की राइट साइड और उसकी जो लेफ्ट साइड है उन दोनों की डायमेंशंस निकालते हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर राइट साइड की डायमेंशन लेफ्ट साइड की डायमेंशन के इक्वल ना आई तो भाई वो इक्वेशन रॉन्ग होगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जी। आपको पेपर में दी जा सकती है जी, ये इक्वेशन है VF = VI + AT। ठीक है, और आपने इसको चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, या सिंपल वे में कहूँ तो आपने इसकी होमोजेनिटी को चेक करना है। ठीक है, तो इसकी होमोजेनिटी कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आपको डायमेंशंस निकालनी आनी चाहिए। वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं और एक्सेलरेशन की और टाइम की, सही है। तो यहाँ पर मैंने नीचे मेंशन की है, अगर आपको नहीं आती तो मैं आपके लिए बता देता हूँ बच्चों। करना ये होता है कि आपके पास ये वेलोसिटी है, यहाँ पे लिखो जी V, जिसकी भी डायमेंशंस निकालनी है कोशिश करो कि उसको आप बिल्कुल जो बेसिक 7 क्वांटिटीज है ना उसके अंदर लेके आ रहे हो। वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है, फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है जी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, बेसिक क्वांटिटी, टाइम बेसिक क्वांटिटी। इसकी डायमेंशन क्या होती है हमारे पास,
लेंथ की L, ठीक है, और टाइम की कैपिटल T, ये आ गया। तो ये ऊपर जाएगा पावर -1 हो जाएगी, L T पावर -1, ये आ गई जी डायमेंशन आपके पास, राइट। तो इस तरह से आपको पता लगा कि भाई जो हमारे पास वेलोसिटी है उसकी डायमेंशंस होती हैं L T पावर -1, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर देखिए एक्सेलरेशन की डायमेंशन, कोशिश करें इसको भी खुद मालूम कर लें। एक्सेलरेशन भी हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है, यहाँ लिखिए A। अब A का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो मैं यहाँ पर V लिखूंगा, V/T। अब इसमें T जो है वो बेसिक है बट वेलोसिटी बेसिक नहीं है, तो इसकी भी वैल्यू पुट करूंगा D/T, और ये वाला T आगे लिख दूंगा ऐसे। तो अब देखो जरा, नीचे T का स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर है D क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है L, ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास T का स्क्वायर है, टाइम, तो टाइम का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, L T पावर -2। इस तरह आसानी से आप जो डायमेंशन है वो निकाल सकते हैं। और नीचे टाइम, वो तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। तो आपने पहले इनकी डायमेंशंस निकाल के यहाँ पे रख देनी है, फिर आपने इस इक्वेशन के अंदर डायमेंशंस पुट करनी है। सबसे पहले VF की डायमेंशंस पुट की, वेलोसिटी है तो ये आएगा जी LT पावर -1, फिर इक्वल, फिर VI भी क्या है, वेलोसिटी है, तो LT पावर -1, ठीक है, फिर प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया आपने। उसके बाद फिर A × T, A एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये है, यहाँ पर लिख दी डायमेंशन एक्सेलरेशन की, मल्टीप्लाई बाय टाइम की डायमेंशन कैपिटल T, राइट। अच्छा, अब देखिए जी, आप यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करते हुए पहले तो आपने इसको एक बॉक्स में लेके आना है, मतलब यूं कर देना आपने, मैंने एक स्टेप यहाँ पर कम किया, L T पावर -2 एंड T पावर, अगर कोई पावर नहीं तो पावर 1 होती है, याद रखिएगा। अब हमने क्लास 9th में एक प्रिंसिपल सीखा था कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, ये बेस कहते हैं इसको, ये बेस है और ये उसकी पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं, बेस एक्सपोनेंट, ये बेस और ये एक्सपोनेंट, बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेस हम 1 बना देते हैं, पावर्स को हम ऐड कर देते हैं A + B, ठीक है। तो यही रूल हमने यहाँ पर भी इस्तेमाल करना है। तो देखिए इसकी और इसकी बेस सेम है और हमने उसको 1 बना दिया, पावर्स को ऐड कर दिया, -2 और ये +1, -2 इसकी पावर प्लस इसकी पावर यहाँ पर ऐड कर दी, तो -2 + 1 बन जाएगा -1, राइट। अच्छा जी, तो फिर आपने क्या लिखा जी, इसको एज इट इज़ लिखा, इसको भी एज इट इज़ लिखा, इसकी जगह पे हमारे पास ये आ गया। देखिए ये LT पावर -1, LT पावर -1, एप्पल + एप्पल 2 एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम LT पावर -1 हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ LT पावर -1, यहाँ पे लिखा हुआ 2 × LT पावर -1। अब जो 2 होता है ना, जितने भी प्योर नंबर्स हैं, या जैसे पाई की वैल्यू होगी 3.14, ये हमारे पास डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट होते हैं, इसकी डायमेंशन नहीं होती, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। तो सिंपली आपने देखा कि LT पावर -1, LT पावर -1 हमारे पास जो डायमेंशन हैं वो इक्वल हो गई, ठीक हो गया। तो हम बोलेंगे इसको कि ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से आप एक फार्मूले को डेराइव कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस, ठीक। अच्छा जी, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल से इसको समझना है। हमारे पास जो फार्मूला है ना वो बेसिकली डी ब्रॉय की जो मैटर वेव है ना, लैम्डा = h/mv, ये इक्वेशन आप सेकंड ईयर में ही पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसका नाम ही याद रखें और फार्मूले को याद रखें। इसको हमने डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डेराइव करना है, ठीक है बच्चों, राइट। अब इसके क्या स्टेप्स होते हैं, आपको सिर्फ ये नहीं, कोई भी जो फार्मूला ड्राइव करने के लिए दिया जाता है तो उसमें आप पहले ये देखते हो कि कोई भी एक जो फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए आप रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हो वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर वेवलेंथ के लिए एक रिलेशन ड्राइव करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है, आपने ये चेक करना होता है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है मैस पर, वेलोसिटी पर, प्लैंक्स कांस्टेंट पर, इन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। तो ये नहीं कोई भी फार्मूला दिया जाए, जैसे टाइम पीरियड है तो आप ये चेक करो टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसमें लेंथ आ जाएगी, उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर आपको मैथ्स का भी डाउट है तो मैथ्स को भी इसमें शामिल कर लो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये करना होता है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं, जैसे मैं लैम्डा के लिए ड्राइव कर रहा हूं, तो वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सही है। नंबर 2 स्टेप क्या होता है, नंबर 2 स्टेप पे आपने ये करना है कि उन सब का आपने एक डायरेक्ट रिलेशन बना लेना है। जैसे ये देखें, ये डिपेंड करता है ना H पर, M पर और V पर, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन बना दिया, लैम्डा = H, M और V। अच्छा, अब फार्मूले के अंदर सम टाइम आपने देखा होगा जैसे कूलम लॉ है उसमें R का स्क्वायर है,
आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर पर। मगर आप जब फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो आपको तो पता नहीं उसकी पावर क्या होगी, इसलिए आप उसकी पावर ले लेंगे यहाँ पर ए बी सी, कोई भी वेरिएबल सपोज कर लेंगे। इसके अलावा आपको ये भी पता नहीं होता कि किस क्वांटिटी का इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है और किस क्वांटिटी का इसके साथ इनवर्स रिलेशन है। तो ये आप जो पावर लेते हैं ना, ये आपको उसमें भी हेल्प करती है। अगर पावर नेगेटिव बन जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अगर पावर पॉजिटिव रहेगी तो वो ऑटोमेटिकली नोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, तो ये था सेकंड स्टेप। पहला स्टेप क्या बताया था कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए रिलेशन ड्राइव कर रहे हो वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो सारे फैक्टर्स निकाल के रखो। दूसरा स्टेप क्या था? उनका आपस में एक डायरेक्ट रिलेशन बना दो। तीसरा स्टेप क्या था? उनकी पावर्स ले लो। ठीक है, अब चौथा स्टेप क्या है? आपने इनके डायमेंशंस पुट करके और डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। जब आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज आ जाती है ना, वो आपने यहां पर इस फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। ए बी और सी की वैल्यूज आपने इस फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। जैसे ही आप वैल्यूज पुट करोगे, जैसे मैंने यहां पर इनकी वैल्यू निकाल के लिखी है, ए की, बी की और सी की, सही है, तो वो ऑटोमेटिकली फार्मूला इस फॉर्म के अंदर चला जाएगा। एच की पावर +1 है ऊपर रहेगा, एम की पावर -1 है, वी की पावर -1 है, वो दोनों डिवाइड होगी। तो जो हमारा फार्मूला था वो ऑटोमेटिकली ड्राइव होकर आ गया। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। बच्चों, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, हर क्वेश्चन के अंदर आपने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सही है, तो मैं इसीलिए आपको तरीका सिखा रहा हूं, ना कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर जरूर बताऊंगा, लेकिन आपने तरीका सीखना है। अब जो पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स पर मैं यहाँ पे आपको अमल करके दिखाऊंगा। राइट, तो मैं अब मुझे पेपर में दिया गया जी, ये फार्मूला आपने ड्राइव करना है। ठीक है, डी ब्रॉय की जो मैटर वेव है, लैम्डा = h/mv, ये फार्मूला है, इसको मैंने करना है जी ड्राइव। किसकी हेल्प से? डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। ठीक है, और मुझे ये बताया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, अक्सर ये कहा जाता है आपको कि भाई ये जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर, मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, ये बताया जाएगा आपको। ठीक है, अगर टाइम पीरियड का फार्मूला है तो वो टाइम पीरियड में बताएगा कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, टाइम पीरियड डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर, तो ये चीज़ें आपको साथ में मेंशन करेगा, तो वहां से आपने इक्वेशन बनानी है। सही है, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लगाई है जी, टू डिराइव पॉसिबल फार्मूला, डिराइविंग अ रिलेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द करेक्ट गेसिंग ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड। तो बात मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, वो यहाँ पर मैंने मेंशन की है कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हो, पहले ये सही से गेस करो कि ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक हो गया, तो आपने उसकी हेल्प से फिर फॉर्मूले को ड्राइव करना होता है। राइट, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में, क्योंकि डी ब्रॉय वेव जो है मैटर वेव के लिए रिलेशन निकालना है, तो हमें बताया जाएगा कि जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है मैस पर, वेलोसिटी पर और प्लैंक्स कांस्टेंट पर। ओके जी, अब तो मैंने इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या कहा, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू h, m एंड v। मुझे नहीं पता किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मुझे नहीं पता किसके साथ इनवर्स रिलेशन है, बट मैंने सबके साथ डायरेक्ट रिलेशन ले लेना है। ठीक है, और फिर मैंने उसकी पावर सपोज कर लेनी है जी a, b और c। ये देखें, h की पावर a ले ली, m की पावर b ले ली और v की पावर मैंने c ले ली है। राइट, अच्छा जी, उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी के साइन खत्म करेंगे, इक्वल आएगा, साथ में कांस्टेंट और h पावर a, m पावर b और v पावर c। इसको कोई ना कोई नाम दे दें तो अच्छा है। ठीक है, मैं चलें इसको यहाँ पे कैपिटल A से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है जी, कैपिटल A। ओके, अब हमारा मकसद क्या है जी, हमने इस a की और b की और c की वैल्यू निकालनी है। जब a, b की, c की वैल्यू आ जाएगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा फार्मूला ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। सही है, अब यहाँ पे आके हमने डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करना है, हमने इनकी डायमेंशंस पुट करनी है। सही है, यहाँ पे हम पुट करेंगे दोनों तरफ। ये लैम्डा है, लैम्डा असल में क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या है, लेंथ है ना, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, l। ठीक है, तो आपने सिंपली यहाँ पे इसकी डायमेंशन पुट कर दी है l। ठीक, अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर ये h, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है m l² t पावर -1, बुक में डायरेक्ट पुट की हुई है, जो कि स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, उनको रटा मारना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी डायमेंशन आप किस तरह से निकाल सकते हैं। पहले वो डायमेंशन बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और साथ ही ये बता दूँ कि मैस की डायमेंशन होगी m और वेलोसिटी क्योंकि मीटर्स पर सेकंड होती है तो l t पावर -1। मैंने अभी आपको सिखाया कि ये उसकी डायमेंशन इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब ज़रा इस पर आ जाएँ। जब आपने h की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है ना, h की डायमेंशन क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक फार्मूला होता है E = hf, एक वेव की एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी हेल्प से जो है वो हमने इस h की जो डायमेंशंस हैं उसको कैलकुलेट कर लेना है। ओके जी,
अब ई जो है ना, ई एनर्जी है, सही है। एनर्जी और वर्क इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एनर्जी वर्क के बराबर, वर्क एनर्जी के बराबर, यानी जितनी बॉडी में एनर्जी होती है उतना वो वर्क करती है, या जितना बॉडी वर्क करती है उतनी उसकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाती है, सही है। वर्क एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, आप बॉडी पर वर्क करेंगे उतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे W से, ताकि हम आसानी से इसको ड्राइव कर सकें। ये आ गया HF, ठीक। अब ये हमने करना क्या है जी, सारी बेसिक क्वांटिटीज़ में लेके आना है। हमारा जो टास्क होता है वो ये होता है डायमेंशन कैलकुलेट करते हुए कि हमने बेसिक क्वांटिटीज़ के अंदर लेकर आना है। वर्क क्या होता है जी, हमारे पास बेसिक नहीं है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू H इंटू F, राइट। अच्छा, अब ये जो फोर्स है ये भी बेसिक नहीं है, F इज इक्वल टू MA का फॉर्मूला लगा दीजिए, MA इंटू D इज इक्वल्स टू H इंटू F। अब यहाँ पर मैस बेसिक आ गया, डिस्प्लेसमेंट बेसिक आ गया, बट एक्सेलरेशन स्टिल बेसिक नहीं है, तो mv/t उसका फॉर्मूला, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो मैं v/t लिख रहा हूँ। साथ में आ गया d इज इक्वल्स टू HF। फिर देखिए यहाँ पर v अगेन हमारे पास बेसिक नहीं है, तो v का फॉर्मूला क्या होता है, d/t, तो आ गया जी m d/t, और ये 1/t, और ये भी आ गया हमारे पास d, ठीक है। ये 1 है, 1, ओके। अब इधर जो है वो आ गया h, f क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी f किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड भी हमारे पास क्या है, टाइम होता है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 ओवर t, तो ये एक t इस t से कट गया, राइट। ये मैं इसको 1 बना देता हूँ, ये 1 है। अब इधर क्या रह गया जी हमारे पास, m रह गया, d इंटू डी, d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू h। अब ये आ गया h का फार्मूला, उसके अंदर सब बेसिक चीज़ें, मैथ बेसिक है, बेसिक जो 7 क्वांटिटीज हैं उसमें से, टाइम बेसिक है, डिस्प्लेसमेंट भी बेसिक है। तो अब मेरे लिए आसान हो गया इसकी डायमेंशंस निकालना। देखो मैथ की डायमेंशन आ गई मेरे पास m, ठीक है। d डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डायमेंशन आ गई मेरे पास l, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय t, तो t की डायमेंशंस क्या है मेरे पास, कैपिटल T इज इक्वल्स टू h। अब आप देखें ज़रा, मैं इनको इकट्ठा एक में लेके आता हूँ, तो क्या होगा, m, और ये आ गया l का स्क्वायर, और ये आ गया t पावर -1, क्योंकि नीचे से ऊपर आया ना, नीचे कोई पावर नहीं तो पावर 1 है, ऊपर आएगा तो पावर -1 हो जाएगी, तो ये आ गया हमारे पास। तो देखिए ml स्क्वायर t पावर -1, तो इस तरह से आप इसकी जो डायमेंशंस हैं वो रटा मारने की बजाय इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या करना है बच्चों, सिंपल सी बात है, E इक्वल टू HF, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, जो वेव की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के दरमियान में ये एक रिलेशन होता है, H की वैल्यू निकालनी है आपने। अब आपने क्या करना है जी, इस फॉर्मूले के अंदर H के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बेसिक क्वांटिटीज़ के अंदर लेके आनी है। एनर्जी से वर्क में गए, वर्क का फॉर्मूला लगाया FD, F बेस ड्राइव, F को मतलब कि ये ड्राइव क्वांटिटी है, उसको बेसिक में लेके आना है, F इज इक्वल टू MA पुट कर दिया। अब A हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला पुट किया V/T, फिर V बेसिक ड्राइव क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला पुट किया D/T, और F की जगह भी 1/T आ गया। तो बस जब ये सारे बेसिक में आ गए तो फिर आपके लिए इसकी डायमेंशंस निकालना आसान होगी। तो इस तरह इजीली आप इसकी डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमने इसकी डायमेंशंस यहाँ पे पुट कर दिया, और उसी तरह से जो जो इनकी पावर है वो पावर भी लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, इसकी पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर C, राइट। अब मैथ में एक फार्मूला है कि अगर आपके पास जी x की पावर है A, और उसके बाद y की पावर है B, ठीक है, और z की पावर है C, और बाहर कोई और पावर है, तो जो एक्सटर्नल पावर है वो इंटरनल पावर से मल्टीप्लाई होती है, ये बात याद रखिएगा, सही है। तो यहाँ पर देखिए, ये A जो पावर है ना, इसकी पावर से मल्टीप्लाई होगा, A इस पावर से भी मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर कोई नहीं, इसकी पावर 1 होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, समझ गए। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, m की पावर A, l की पावर 2 थी, 2 इंटू A, 2A बन गया, इसकी पावर -1 थी, A से मल्टीप्लाई किया -A, तो ये बन गया t की पावर -A, सही है। उसके बाद ये है जी m की कोई पावर नहीं, तो मतलब m की पावर 1 है, 1 इंटू B, B, m की पावर B। यहाँ देखिए l उसकी पावर C, ठीक है, t पावर -1 थी, -1 को C से मल्टीप्लाई किया तो -C, ये आ गया, ठीक है। फिर सुन लीजिए, हमने क्या किया, यहाँ पर जो एक्सटर्नल पावर है उसको इंटरनल पावर से मल्टीप्लाई किया मैथ्स के इस रूल के मुताबिक, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो सेम है ना, ठीक है, उनको देखें, m की पावर A है, m की पावर B है, 2 ही m है, सही है। तो फिर से आपको जो मैंने रूल बताया था कि अगर आपके पास आपके पास नंबर्स हैं इस फॉर्म में, यानी x की पावर A और x की पावर B, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। अगर सेम बेसिस हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो बेस 1 बना देते हैं,
पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। इस रूल का इस्तेमाल हमने किया यहाँ पर। तो देखिए ये m की पावर a है मल्टीप्लाई बाय m की पावर b, बेसिस सेम आ गई, एक बना दी, a प्लस b, पावर ऐड हो गई। फिर देखिए ये है जी l और ये भी है l, यहाँ l की पावर 2a है, यहाँ l की पावर c है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, एक बना दी, पावर्स को ऐड कर देंगे 2a प्लस c, ठीक है, ये 2a इसकी पावर और c की पावर। फिर देखिए ये t वाला और ये t वाला, इनकी जो बेसिस हैं वो सेम है, तो बेस एक बना देंगे, पावर ऐड कर लेंगे, माइनस a और माइनस c, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको एक बना लिया। अब हम क्या करते हैं जी, अब हमने इनको कर लेना सेपरेट, m की डायमेंशन अलग कर ली, l की डायमेंशन अलग कर ली, t की डायमेंशन अलग, ये नहीं बॉक्सेस अलग कर लिया और कुछ भी नहीं किया, सही है। और ये लिखा है जी सिर्फ l, इसमें m नहीं है, इसमें t नहीं है। अगर m और t नहीं है तो मैं इसमें m की पावर 0 लिख सकता हूँ, t की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 लेंगे तो 1 के बराबर होती है, और 1 को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता, सही है। तो मैं यहाँ l के साथ जो है समझो कि ये भी 1 मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मैंने 1 मल्टीप्लाई कर दिया, मैं कर सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता इससे। और इस 1 की जगह m नॉट पुट कर दिया, इसकी जगह पर t नॉट पुट कर दिया, क्योंकि m की पावर 0 होगी तो मतलब 1 नहीं है, t की पावर 0 होगी तो मतलब 1 है। 1 इंटू L1 L1, 1 इंटू L1 L1, ये L1 नहीं है, ये सिंपली L भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से मुझे आसानी होगी इनको कंपेयर करने में। अच्छा जी, अब मैंने इन सब की m की बॉक्स अलग कर दी, l की बॉक्स अलग कर दी और t की बॉक्स मैंने अलग कर दी, सही है। अब मैंने क्या करना जी, कंपैरिजन करना है, ध्यान से सुनिएगा, अब असल बात यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पे गौर करना, आपने ये लिखा है जी m और ये भी लिखा हुआ m, इधर m की पावर क्या है जी 0, इधर m की पावर है a प्लस b। यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, बेसिस इनकी सेम है, पावर इनकी बराबर कर देंगे, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस b, मैंने ये लिख दिया 0 इज इक्वल टू a प्लस b। फिर उसके बाद l वालों को l से कंपेयर करेंगे, इधर l की पावर क्या है 1, इधर l की पावर क्या है 2a प्लस c, तो आप क्या कर देंगे, इनकी पावर्स को इक्वल कर देंगे, 1 इज इक्वल टू 2a प्लस सी। इधर जो है वो t की पावर है 0, इधर t की पावर है माइनस a माइनस सी, तो इसकी पावर को इसकी पावर के आप इक्वल कर देंगे, 0 इज इक्वल टू माइनस a माइनस सी इज इक्वल टू 3 आ गया। तो क्या किया हमने, m को m के साथ कंपेयर किया, l को l के साथ कंपेयर किया और t को आपने t के साथ कंपेयर करना है। अब इनके अगर ये दोनों नंबर सेम है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है m की पावर 0 और इधर लिखा हुआ है जी हमारे पास m की पावर क्या आ गई a प्लस b, ये नंबर इस नंबर के इक्वल है, ये बीच में इक्वल लिखा हुआ है, तो इनकी बेसिस भी इक्वल है, तो फिर तभी ये मुमकिन है अगर इनकी पावर्स भी बराबर हों। बच्चों फिर ध्यान से सुन लो, ये बात सबसे अहम बात यही है यहाँ पर कि मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से मैथ्स की डायमेंशन और इधर से मैथ्स की डायमेंशन को कंपेयर कर रहा हूँ। इधर मैथ्स की डायमेंशन है m पावर 0, इधर मैथ्स की डायमेंशन है m पावर a प्लस b। यहाँ पर मैंने लिखा है इक्वल, कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, इनकी बेसिस भी इक्वल है, तो ये तभी मुमकिन है कि अगर आपकी जो है ना वो पावर्स भी इक्वल हों, ठीक है। जब दो नंबर बराबर आ रहे हों, उनकी बेसिस भी बराबर आ रही हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी पावर डिफरेंट हो। इस वजह से फिर इनकी पावर को भी बराबर करना पड़ेगा, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। ये वाला मैथ का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। मैं आपको साथ साथ वो सारे मैथ्स के रूल भी बता रहा हूँ जो कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए, ठीक है। अच्छा जी, इस वजह से हमने कर दी जी 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर जो मेरे पास डायमेंशन है l की डायमेंशन इधर क्या है 1, इधर l की डायमेंशन क्या है मेरे पास, l की डायमेंशन है जी 2a प्लस सी। अब देखिए ये नंबर इस नंबर के इक्वल है, इसकी बेस भी इसकी बेस के इक्वल है, तो इसका मतलब श्योरिटी से हम कह सकते हैं कि इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। अदरवाइज तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि दो नंबर इक्वल आ रहे हैं, उनकी बेसिस भी इक्वल आ रहे हैं, उनकी पावर डिफरेंट हो। पावर डिफरेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमने कहा कि भाई जो ये पावर है वो इस पावर के इक्वल होगी। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने लिखा 1 इज इक्वल टू 2a प्लस सी। बिल्कुल इसी तरह से फिर हमने टी नॉट और ये जो इसकी जो है वो हमने कंपैरिजन की। इधर जो है वो इधर की जो डायमेंशन है टी पावर नॉट, इधर की डायमेंशन टी पावर माइनस ए माइनस सी है। दोनों बराबर कर देंगे जब हम, तो बेसिस सेम है तो पावर डिफरेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि दो नंबर इक्वल हैं, बेसिस इक्वल हैं, तो पावर डिफरेंट हो ही नहीं सकती, इसलिए उनको भी इक्वल होना पड़ेगा। सो 0 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी इक्वल टू 3। अब जो हमारे थोड़े से वीक स्टूडेंट है बस वो इतना याद रखिएगा भाई, इधर आपने m की पावर और इधर m की पावर को बराबर कर देना है, इधर l की पावर इधर l की पावर बराबर कर देनी है, इधर t की पावर और इधर t की पावर को आपने बराबर कर देना है। ये देख लो, m पावर 0 m पावर a प्लस b लिख दिया, l पावर 1 l पावर 2a प्लस c लिख दिया। अब इधर t पावर 0 है, उधर t पावर माइनस ए माइनस सी है, तो 0 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी, यानी पावर्स को आपने इक्वल कर देना है। l के सामने l की पावर, t के सामने t की, और उसके अलावा जो था और क्या था हमारे पास m की पावर m के सामने।
ये आपके पास 3 इक्वेशन बन के आ गए। अब भाई आपके पास कोई 50 तरह के तरीके होते हैं, ठीक है, जिन तरीकों से आपने ABC की वैल्यू निकालनी होती है। आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उससे कर लें, सही है। और मैं एक सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास ये देखिए एक इक्वेशन के अंदर अगर 2 वेरिएबल आ जाए ना, अननोन आ जाए, उस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। अपने माइंड में ये बात रखिए, मैथ हमें ये बताता है, सही है। तो आपने क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को खत्म करना होता है। अब इसके अंदर भी 2 वेरिएबल हैं, इसके अंदर भी 2 वेरिएबल हैं, इसके अंदर भी 2 वेरिएबल हैं। तो फिर हम ऐसा करते हैं, पहले इस एक इक्वेशन को लेते हैं और टेम्परेरीली सॉल्व करते हैं कि इस -a को इधर ले आते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास a = -c। ये a की एक टेम्परेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं कि ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दूं, अगर ये वैल्यू उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो इसमें से 2 वेरिएबल की बजाय एक वेरिएबल बन जाएगा। कैसे, देखो ये लिखा हुआ 1 = 2a + c, यहाँ लिखा 1 = 2a + c और a की जगह पर मैंने पुट कर दिया -c, a की जगह पर पुट कर दिया -c, तो ये -2c और ये c। अब मुझे बताओ एक वेरिएबल रहेगा ना सिर्फ c के अलावा कोई और वेरिएबल तो नजर नहीं आ रहा। ओके, तो अब ये एक वेरिएबल में आ गए। अब इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे जी -2c + c बन जाएगा -c, -c = 1, सो c = -1, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो c = क्या हो जाएगा, -1। एक आपके पास वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जी इस इक्वेशन के अंदर। इसमें a और c है ना, अब आपके पास c की वैल्यू तो आ गई है, वो यहाँ पर पुट करेंगे तो फिर आपका अननोन रह जाएगा एक अकेला a। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो 0 = -a माइनस, अब c की जगह पे पुट कर दी उसकी वैल्यू -1, माइनस इंटू माइनस क्या होगा आपके पास, प्लस का 1, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, और ये -a एज इट इज = 0। अच्छा, अब क्या होगा जी, इस -a को इधर ले आइए तो ये प्लस हो जाएगा। सो a = 1, दूसरी वैल्यू भी आ गई, a भी आ गया, c भी आ गया। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ये करना है कि वो वाली इक्वेशन निकालो जिसके अंदर b इस्तेमाल हो, क्योंकि b की वैल्यू चाहिए। तो b ये वाली इक्वेशन है, ये इसके अंदर आपने a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू हमें मिल गई है। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखा 0 = a + b था, a की जगह लिखा 1 + b। ये देखो a की जगह वैल्यू इसकी पुट कर दी 1 और b एज इट इज रहा। अब क्या होगा, 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो b = आ गया -1, a b c तीनों की वैल्यू आ गई। वो वैल्यू उठा के बच्चों आपने यहाँ पर पुट कर देनी इस जगह के ऊपर, सही है। सो लैम्डा = कांस्टेंट, h की पावर a थी, a = 1, m की पावर b थी, b = -1, और v की पावर हमारे पास c थी, c पावर -1 आ गया। तो ये हमारे पास देख लो, ये h पावर 1, m पावर -1, v पावर -1 ये आ गया। अब ऑटोमेटिकली हमें जब पावर नेगेटिव नजर आती तो हम उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे शिफ्ट करते हैं उसको। तो हमने m को और v को जब नीचे शिफ्ट किया तो h / m × v बन गया, और यही फार्मूला था हमारे पास, ये देख लीजिए, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, इससे परेशान नहीं होना आपने। देखो हमारे पास बहुत सारे ऐसे फार्मूले आ जाते हैं जिसके अंदर डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं। लाइक टाइम पीरियड के फार्मूले के अंदर 2π कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है। अब डायमेंशन लेस कांस्टेंट के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं है, तो इसकी जगह पे वो कांस्टेंट्स आते हैं अगर पॉसिबल हो तो। जैसे टाइम पीरियड में 2π है, तो फिर ये जो कांस्टेंट है ये हमारा उस केस के अंदर 2π होगा। अब यहाँ पर हमें चाहिए नहीं डायमेंशनल एनालिसिस में कोई मतलब ऐसा है ही नहीं जो हमारे पास कांस्टेंट है इसके अंदर h, वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं है, वो डायमेंशनल कांस्टेंट ही है, इसलिए इसकी हमें जरूरत नहीं, इसको आप इग्नोर कर देंगे। ऐसे ही लिख सकते हैं आप इसको, लैम्डा = h/m × v, या चाहें तो इसकी जगह 1v पुट कर सकते हैं, 1 × h ही बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपने जो एक फार्मूला है उसको डराइव करना होगा। अब कोई और भी फार्मूला दिया रहता है, सेम प्रोसीजर आपने इस्तेमाल करना है। पहले ये बताएगा वो आपको कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसका आपने यहाँ पे लिख देना जी डायरेक्ट रिलेशन के साथ, उनकी पावर ले लेनी है, पावर के बाद फिर प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके इक्वल लगाएंगे, उसके बाद डायमेंशंस पुट करेंगे, फिर हम उसको सिंप्लीफाई करने के बाद m की डायमेंशन m से कंपेयर, l की डायमेंशन l से कंपेयर, t की डायमेंशन t से कंपेयर करने के बाद फिर आपने ABC की वैल्यू निकालनी है। जब ABC की वैल्यू निकाल ली उसको यहाँ पर फार्मूले में पुट करेंगे, इस फार्मूले में ऑटोमेटिकली फार्मूला जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।